कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। तो राहु केतु को हमने जो भाव में जो बच्चे हैं वो तो अभी पढ़ा देंगे। किसी का कोई प्रश्न तो आप लोग जी गुरुजी जो रिश्ते के बारे में बताए थे ना कि ससुराल पक्ष देखते हैं और साला साली का देखते हैं, ये नवम भाव से दसम भाव से, ये रिश्ते वाला एक बार बता दीजिए ना। देखो, सप्तम भाव से एक कुंडली बना लो आप लोग। वृषभ लग्न की चल रहा है तो वृषभ लग्न की कुंडली सब लोग बना लो। वृषभ लग्न चल रहा था ना अपना क्रम में, तो वृषभ लग्न की कुंडली बना लो। हम भी बना ही लेते हैं। मैं तो एक्चुअली हम भी थके थे तो मैं लेटा था, जब देखा कि 8:15 बज गए तो हमने फिर फटाफट ज्वाइन कर लिया। और एक कुंडली बनाओ आप लोग। तो अब मैं भी देख लूं कहीं पेपर वगैरह, बिना तैयारी के मैं भी, चलो मिल गया कल वाली कुंडली। तो वृषभ लग्न की एक कुंडली आप लोग बना लो। कैसे जानते थे कि रिश्ते के बारे में? वृषभ लग्न की कुंडली बना ली आप लोग? क्योंकि वृषभ लग्न ही क्यों बनवाए, इसका मतलब ये था कि अभी हम जो पढ़ रहे थे ना, वृषभ लग्न पढ़ रहे थे। वृषभ लग्न का मतलब 2 नंबर, लग्न में 2 नंबर, समझ रहे ना बहन जी? सब लोगों ने बना लिया कुंडली? जी जी, एक मिनट। इसमें से वीडियो चालू हो तो बताया। देखो, एक कुंडली मैंने बनाया है, हो सकता है आप लोगों को दिखाई दे। तो मैंने अपनी क्या भाई को इधर लेता हूँ। कुंडली मैंने बनाया है, अगर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा है आपको? अब दिखाई दे रहा? एक गुरु जी दिखाई दे रहा है। तो दिखता है जी, सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ गुरु जी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं वृषभ लग्न है और हमें बात करना है कि ससुराल के बारे में, साले के बारे में, साले के बारे में बात करना है कि ससुराल कैसे है, साले के बारे में। मैं घर गया था तो किसी रिश्तेदार में हमारे बुआ के लड़के का नाती था, तो बुआ के लड़के भी वो हमें तो छोटे में ही देखे, बहुत दिनों के बाद बुआ के यहाँ गया तो बोले थे यार सुन रहे हो कि तुम जोशी हो गए हो? हम कहे नहीं भैया। बोले बच्चे के देखो, तो उन्होंने कहा किसी पंडित को दिखाए होंगे इसके ससुराल कैसी होगी, कितने मंजिल घर होगा, कितने साले होंगे। तो मैं हंसने लगा, हमने कहा कि साले होने से क्या मतलब है तुम्हें? बोले नहीं, एक पंडित जी बताए थे। तो कैसे बताते हैं लोग, पंडित लोग, ससुराल कैसे होती है। तो मैं हंस रहा था तो बोले नहीं, लगता है तुम्हें दक्षिणा नहीं मिलेगी इसलिए नहीं बता रहे हो। तो देखो है क्या कि अलग अलग पंडित। अब सप्तम भाव से हम विचार करते हैं घरवाली या घर वाले क्या, मतलब अगर जातिका की कुंडली है तो उसके पति के, और किसी जातक की कुंडली है तो उसके पत्नी के। इसको कलत्र भाव अथवा जाया भाव कहते हैं। आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं मैं और बारीक दिखाई। इसमें जो नक्षत्र है गिनतियां दिखाई दे रहा? ये जो कुंडली हमने बनाया इसमें जो गिनतियां दिखाई दे रहे हैं? दिखता है।
जी नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग थोड़ा बताएंगे तभी हम समझ में आएगा। दे रहा था। जी अब दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है। जी गुरुजी, अब इसको दिखाई म्यूट पे डाल दीजिए गुरुजी, सब लोग समझ लेंगे अपने अपने मोबाइल में। चलो ठीक है, अब हम समझाते हैं कैसे। क्यों है क्या? तो ये सप्तम भाव, सप्तम भाव क्या? पत्नी का भाव। यहीं से गिनो, लग्न से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। तो उस दिन जब हम आप लोगों को समझा रहे थे बाधक ग्रह, बाधक ग्रह समझा रहे तो हमने बोला था कि जिस भाव का विचार करना उसी भाव को लग्न बना लो। जिस भाव का विचार करना है तो उसी भाव को लग्न बना लो। तो अब ये चाहे इसको लग्न बना लो या आप समझदार हो यही समझ लेते हो तो यही समझो। ये पत्नी का भाव है। तो अब हमें पता करना कि पत्नी धनवान वाले घर से होगी या किसी गरीब घर से आएगी। तो पत्नी के जो है पैतृक संपत्ति का घर कौन होता है? 8वां। पत्नी से दूसरे, अब जन्म कुंडली से दूसरा भाव धन का होता है ना जी। हाँ। तो हाँ। यहाँ से हम दूसरे भाव को देखेंगे तो हमें ससुराल से पता चलेगा ससुराल से धन वाला भाव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहीं से हम ससुराल के धन। अच्छा, दूसरे भाव से हम क्या विचार करते हैं? वाणी का विचार करते हैं। तो इससे हम पत्नी की वाणी के भी बारे में यहाँ से देख लेंगे, वाणी कैसी होगी। जो भी ग्रह है, जो भी नक्षत्र है, तो हम पत्नी के वाणी के बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, 1 2। तीसरा उसके भाई बंधु। हमने सारे साथियों के बारे में देखना है तो तीसरे भाव को देख लिया। तीसरा भाव इसकी मेहनत के बारे में देखना है। उसके भाई बंधुओं के भाव तो पत्नी भाव से, पत्नी भाव से तीसरा भाव मतलब कौन? 8वां भाव हो गया उसके वाणी से उसके ससुराल को समझ लिए हम। ठीक है, जो मतलब पत्नी होगी देखो बहन जी, ऐसा है ना, 7वां भाव हमने पत्नी को समझ लिया। अब अगर हमारे पास समझ है तो हम यही 7वें से कर लेंगे, नहीं तो हम करते हैं क्या कि सीधा जो है 7वें घर में जो गिनती है उसी को लग्न बना लेते हैं। ठीक है जी। तो अब 7वें के जब लग्न बना लिया तो उसके दूसरे भाव से पत्नी के घर का धन हम देख लेते हैं। तीसरे भाव से उसके छोटे भाई बंधु देख लेते हैं। चौथे से उसकी माँ, उसके घर के बारे में, ससुराल के बारे में विचार कर लेते हैं। और अगर हमें पता है तो हमें कोई जरूरत नहीं, हमने पत्नी वाले घर से गिना जो 8वां घर, जन्म कुंडली का 8वां घर है, उससे हमने किया क्या? ससुराल की बात कर लिया, ससुराल कैसा होगा, धन कैसा होगा। उसके भाई बंधु अपने साले सालियों के बारे में हमने किया क्या? जो भाग्य भाव होता है ना जन्म कुंडली का, वो पत्नी भाव से गिना तो तीसरा नंबर आ गया। देखो यहाँ से 1 2 3। ठीक है, तो इससे हम समझ गए। अब हमें उसकी माता या ससुराल से हमें प्रेम है या नहीं है इसके बारे में देखना, तो इसके चौथे नंबर से, चौथे घर से देख लिए। उसके बड़े भाई, उसके घर की आय इत्यादि के बारे में देखना हुआ तो हमने ये भाग्य भाव देख लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5। पत्नी कैसी होगी, उसका स्वास्थ्य कैसे होगा, तो हम द्वादश भाव से देख लेते हैं। द्वादश भाव से, हाँ मतलब पत्नी वाले भाव से गिनोगे तो 6वां घर जो होता है ऋण रोग शत्रु का होता है। तो 1 2 3 4 5 6 पत्नी को कौन रोग होगा, क्या होगा, हम इससे देख लेते हैं। ठीक है जी। और ये इससे तो पत्नी के पति हम हुए या किसी पत्नी कुंडली है तो जो क्या कहते, या मान लो किसी उसकी कुंडली है तो किसी जातक की कुंडली है
किसी जातक की कुंडली है तो उसके पति या पत्नी जिसकी भी है उसको यहाँ से देख लेते हैं। 7वें से 8वां उसकी मृत्यु इत्यादि के बारे में विचार करना है तो यहाँ से देख लेते हैं पत्नी घर से 8वां, सीधा उल्टा कर दो सीधी शब्दों में, ठीक है। इस जन्म कुंडली को उल्टा कर दो। अब समझ में आ गया आपको? मृत्यु जी उसके भाग्य के बारे में देखना है तो इससे जन्म कुंडली का जो तीसरा घर होता है और पत्नी घर से कैसा हो जाएगा 9वां, ठीक है। उसके कर्म के बारे में देखना है तो आपके घर आएगी तभी तो उसका कर्म क्षेत्र तो आपका घर होगा। तो यहाँ से विचार कर लेते हैं, क्या कहते हैं, जन्म कुंडली का चौथा घर होता है और वहां से पत्नी घर से देखें तो 10वां घर हो जाएगा, ठीक है। खर्चा करने वाली है क्या करना है तो व्यय भाव से हम देख लेंगे। इस प्रकार से हम देख लेते हैं किसी भी भाव के बारे में जो रिश्तों के बात होते हैं, जैसे छोटे भाई बहन। अब आपको मान लो आप अपने ननिहाल के बारे में जानना है, मामा मामी के बारे में जानना है, मौसी के बारे में जानना है तो एक मिनट, क्या हुआ बहन जी? तो उषा बहन जी बोलिए। अगर आपको अपने जो है मामा के घर के बारे में जानना है, मामा मामी के बारे में जानना है तो माँ का घर का चौथा भाव हो गया। हाँ, चौथे भाव को। अब इसी चौथे भाव को हम ये तो लग्न बना लें, ठीक है। नहीं तो अगर हमें समझ में है तो चौथे घर को हमने समझ लिया कि ये माता का घर हो गया। अब माता के घर से दूसरा घर कौन हुआ? ये 5वां घर। और ये तीसरा घर क्या हुआ? मामा का घर हो गया। मामा का घर उनके भाई बंधुओं का। हाँ, मामा के बारे में समझ लेते हैं, मामा से हमें लाभ है नहीं है, मामा से धन मिलेगा कि नहीं। जो ये चौथे से जो छठा घर है ना, चौथे से दूसरा, नहीं समझ पा रही हैं आप? समझ रहे हैं गुरुजी। हाँ, तो यहाँ तो मामा के विषय में बात कर लेते हैं। अब इनके पिता के बारे में हमें मान लो बात करना है। पिता का घर कौन होता? मतलब अपने नाना के विषय में देखना है, हमारे नाना कैसे होंगे, नाना पे कोई संकट आ रहा है तो हमें करना क्या? तो माता के घर से 9वां घर या 10वां घर देख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12वां, ठीक है। 9 और 10वां घर क्या? 10वां घर क्या? आपका जो अपना व्यक्तित्व वाला घर होता है, क्या बोलते हैं उसको? लग्न को देख लेंगे तो माता के पिता के बारे में पता चल जाएगा। समझ गए? माता धार्मिक है कि नहीं, धर्म भाव क्या होता है, माता का धर्म भी हम 12वें भाव से जान लेते। माता से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां भाव क्या? धर्म का होता है। तो इससे हम हाँ, इससे कहते हैं क्या, हम जन्म कुंडली के बारे में जी जिस रिश्ते के बारे में जानना होता है हम उससे जान लेते हैं, ठीक है। अगर उसमें पूर्णता रहेगी। उषा बहन जी आवाज साफ नहीं आ रही, फिर से बोले। गुरुजी ये कह रहे हैं, मान लीजिए छठे घर में अगर सौम्य ग्रह बैठा हो तो मान लीजिए रिश्ता अच्छा होगा ना, जिस रिश्ते का भी बात होगा अगर सौम्य ग्रह होंगे तो। अगर क्रूर ग्रह होंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा ना। देखो बहन जी, अगर अपने लिए जानते हो तो छठा घर में जितने क्रूर ग्रह होंगे उतने बढ़िया है, क्योंकि वो छठा घर क्या, ऋण रोग शत्रु का है। तो वो ऋण रोग शत्रु से विच्छेद कराने के लिए अगर वहां शुभ ग्रह होंगे ना तो ऋण बढ़ाएंगे, रोग बढ़ाएंगे, शत्रु बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर अब वहां से आपके अपने ननिहाल के बारे में देखना है तो माता के जो है
ये अपने वहां से मामा के विषय में पता चल जाए कि मामा से क्या, अगर क्रूर ग्रह है तो समझ लो कि कम लाभ मिल रहा है, सौम्य हाँ, ग्रह है 100 तो में वहां से सौम्य ग्रह है तो आप समझ लो कि नहीं ननिहाल ठीक है, ननिहाल से आपको ठीक है लाभ मिल जाएगा। ठीक है जी, मेरे जी, मेरे पूछने का पूछने का मतलब यही था यही कि मान लीजिए किसी भी भाव ये भाव का हो का हो और उसमें और कितने ग्रह बैठे हों तो रिश्ता अच्छा होगा। वही आपका प्रश्न कि अगर सौम्य ग्रह होते हैं ना, सौम्य ग्रह होते हैं, शुभ जी, ग्रह होते हैं तो उस रिश्तों में शुभता होती है, और क्रूर ग्रह होते हैं तो उस रिश्तों में थोड़ा दिक्कत होती है, या उस रिश्तों में कई बार विच्छेद होता है। जैसे मान लो आपके कुंडली का 10म भाव है और 10म भाव में राहु केतु बैठे हैं, तो आप यह कह सकते हैं कि ससुराल तो होगी लेकिन ससुराल से बहुत ज्यादा सुख नहीं मिलेगा। आप अगर समझ रहे राहु हैं केतु ना? 10 हाँ ऐसा है ना, अगर आप चौथे, अब राहु केतु कैसे होंगे, चौथे में या तो राहु होंगे तो 10वें में केतु होंगे, या 10वें में केतु होंगे तो चौथे में राहु होंगे, मतलब राहु और केतु एक दूसरे के सामने होते हैं ना। जी, जी, जी जी। जी जी। हाँ तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप ये समझ सकते हो कि ससुराल तो होगा लेकिन ससुराल से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। आपके पति जो है खुद कमा के, ठीक है, उनके कमाने से आपका वो चल सकता है, या आपकी अच्छी नौकरी हो, आप अपने कर्म से कमा सकते हैं, ठीक है, या किसी जातक की कुंडली है, अभी तो जातिका का हमने बता दिया, किसी जातक की कुंडली है तो वो समझ लो कि इनके ससुराल तो होगी लेकिन ससुराल से इनका संबंध बहुत बढ़िया नहीं है, समझ रहे हैं ना, संबंध उससे उनको लाभ ससुराल से नहीं मिल पाएगा। अगर हाँ की की कुंडली हो कुंडली या हो या जातक की कुंडली हो, दोनों में दोनों में दिक्कत हो, दिक्कत हो, दसवीं में हाँ। और और चतुर्थ में चतुर्थ में राहु होंगे तो फिर से बोलो बहन जी। कह रहे गुरुजी, चौथे भाव में और 10म भाव में अगर राहु केतु होंगे, चाहे जातक की कुंडली हो या जातिका की कुंडली हो, दोनों लोगों को दिक्कत होगा, मतलब दोनों का ससुराल जो होगा पैसे मतलब वाला नहीं होगा, उनको दिक्कत झेलना पड़ेगा। जी जी, अब यह है कि ससुराल, अब वहां अगर मान लो राहु केतु होंगे तो माइक बंद कर लीजिए, वहां राहु केतु होंगे तो ये समझ लो ससुराल से लाभ नहीं मिलेगा, ससुराल से मनमुटाव इत्यादि की स्थिति होगी, ससुराल का माहौल थोड़ा गर्म होगा। ऐसे जातक या जातिका जिनके होते हैं उनके ससुराल में थोड़ा गर्माहट होती है, उस माहौल में किसी से बनेगी नहीं, ऐसा संभव है। ठीक है जी गुरुजी, जी समझ में गुरुजी, आ समझ में आ। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? और हाँ बोलिए निर्मल जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, ये ताऊ का घर यानी कि पिता से बड़े भाई का घर कौन सा होता है? पिताजी का पिता घर देखो, पिताजी के बड़े भाई। बड़े भाई। हाँ तो पिताजी का घर कौन सा होता है? 10वां। पिता 10वां, 10वें से आप 11वां जोड़ लो, 11वां घर, 10वें घर से 11वां घर जोड़ लो, 10वें घर से 10वें घर से 11वां, 11वां। हाँ उनके बड़े भाई का आ यानी कि जाएगा, ये यानी बन कि ये गया बन हमारा गया हमारा, ये देखो 10वां क्या 9वां हो भाव। गया, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 3 4 5 6 9 7 8 9 10 10 11वां 8वां, 8वां भाव हो 8वां गया जी। भाव हो गया जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ताऊ का। ठीक है। ठीक है, ये ये ताऊ का होता ताऊ है। का होता है। हाँ उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई का अगर विचार करना है हाँ तो जी। 12वें घर को ले लो, फिर 12वां घर 12वां छोटे घर भाई को, छोटे भाई को, पिता के हाँ पिता छोटे के भाई का छोटे हो भाई गया। का। हाँ मान लो अपनी बुआ बुआ के बारे में, या जो छोटी बुआ है, हाँ हाँ जी। छोटी हाँ बुआ, जी। उनके बारे में करते हैं तो, क्योंकि बड़े भाई बड़े बहन की घर जो है 11वां होता है, छोटे भाई छोटी बहन का घर जो है तीसरा होता है। वैसे तीसरे से ही पता चल जाता है ज्यादातर, तीसरे से अगर मान लो पिताजी के भाइयों के बारे में करना तो आपको 12वें से ही पता चल जाता है। ठीक है,
गुरुजी जैसे नाना का बताया आपने, ये हाँ नाना का घर हो गया हमारा छठा घर। नाना का घर अब माता के घर से माता का माता घर हो वाले गया घर चौथा घर, 9वां घर या तो 10वां घर ले लो, यानी कि क्योंकि चार हाँ चौथे पिता से का 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पिता वाला घर होगा जी। ऐसा है ना, 7 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 12वां 3 या तो 4 आपकी लग्न लग्न, क्योंकि पिता लगन ही के होगा विचार जी। हम कुछ विद्वानों का मत है 9वें घर से पिता के विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं, कुछ विद्वान दशम से करते हैं। तो अगर दशम से करते तो आपकी लग्न से ही ठीक है नाना का भी विचार हो जाएगा। ठीक है गुरुजी जी। और गुरुजी जैसे भाई बंधुओं के छोटे बेटे बेटियां हैं, वो तीसरे घर से ही पता लगेगा। हाँ, नहीं वो कुटुंब में आपके दूसरे घर से आ जाएगा, भाई बंधु कुटुंब के दूसरा बेटे घर। बेटी। हाँ भाई भाई कहाँ विचार कर, तीसरे हाँ से जी, पांचवा, तीसरे से पांचवा, 1 तीसरा 2 3 4 5। तीसरा घर आपके भाई का हो गया, समझ रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी। और उनके 1 बेटे 2 बेटी तो 3 तीसरे से 4 पांचवा, तीसरे घर को लग्न बना लो, उसके पांचवा घर देख लो। 1 2 3 4 5। पांचवा घर गुरुजी ये जो पत्नी का ये आ गया नहीं 7वां। अगर मान लो उनके बेटे बेटियों का विचार करना है ना, भाई के बेटे बेटियों की, तो तीसरा घर तो उसको लग्न बना लोगे। फिर हाँ जी, 1 2 3 4 5, पांचवा कौन होगा? तीसरे घर से पांचवा, तीसरे घर से पांचवा सप्तम हो गया जी। हाँ सप्तम भाव। तो उनके भाई के बच्चों के बारे में भी उधर से विचार कर लेंगे, ठीक है? ठीक है गुरुजी। हाँ मतलब जिस भाव का विचार करना है उसी को पहले लग्न बना लो, अगर आपको समझ में है तो आप वहीं से जोड़ लो, ठीक है? राकेश जी प्रश्न करें, राकेश जी प्रश्न करें। राकेश जी प्रश्न कर सकते हैं। चलो नहीं, कोई से दब गया था। और किसी का कोई प्रश्न है? गुरुजी किसी व्यवसाय को देखना है तो दसम घर, दसम घर से विचार करेंगे या इसके अलावा और कोई भी घर है जिससे विचार किया जाता है? अगर पार्ट व्यवसाय का देखो दसम घर से करेंगे, दसम से दसम करेंगे, किसी भी भाव का, किसी दसम घर में स्थित ग्रह, दसम घर पे पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, दसम से दसम, और व्यवसाय के कारक कौन होते हैं? बुध। व्यवसाय के कारक कौन होते हैं? बुध। व्यापार के कारक बुध होते हैं, तो बुध से भी विचार करेंगे, ठीक है? किसी भी भाव के बारे में अगर जानना है तो पहले भाव देखो, भावपति देखो, अर्थात उसमें जो गिनती लिखी है उसके राष्ट्रपति कहाँ बैठे हैं। भावपति, भाव में बैठे ग्रह है, उस भाव में कौन कौन ग्रह बैठे हैं, और उस भाव पे किसकी किसकी दृष्टि पड़ी है, भाव पे पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, और भाव से भाव, और उस भाव के कारक ग्रह, इन सब के विचार करने के बाद ही उचित उत्तर दिया जा सकता है, ठीक है? जैसे व्यापार के कारक कौन होते हैं? बुध। तो आपकी कुंडली में बुध की क्या स्थिति है? अब दसम घर है तो दसम घर में कौन सी गिनती लिखी है, उसके कौन से राष्ट्रपति है, उनका प्लेसमेंट कहाँ है, उन पे पड़ने वाली उस ग्रह पे, उसमें कौन कौन ग्रह है, और उस ग्रह पे पड़ने वाली दृष्टि, फिर हम दसम से दसम का भी विचार कर लेते हैं। भाव का भी सिद्धांत यहाँ लागू होता है, भाव से भाव तक का भी सिद्धांत लागू होता है, ठीक है? समझ गए कि नहीं? जैसे मान लो किसी के शादी के विचार समझ करना गए है, गुरुजी, समझ गए। हाँ किसी के शादी का विचार करना है,
तो अगर लड़की है तो सप्तम स्थान देखेंगे। हाँ नहीं, लड़की है तो शादी के कारक कौन होते हैं? देखो शुक्र और नहीं, मंगल। शुक्र करते क्या, शुक्र पत्नी के लिए होते हैं। और बहन जी बंद कर दीजिए। उषा बहन जी बोलने से पहले थोड़ा एक यहाँ हैंड का वो रखा है, तो हाथ का वो लगा दिया करे, तो जी लोग अपनी गुरुजी। माइक, हाँ अपनी माइक बंद कर लेंगे। अब बोले बहन। गुरुजी लड़की के लिए गुरुजी को मतलब गुरु को देखते हैं और लड़के के लिए शुक्र। जी, शादी के कारक जो है पत्नी के लिए जो है शुक्र को देखा जाता है, पति के लिए गुरु। तो गुरु वैसे दोनों में होते हैं। शादी का अगर विचार किया जाता है, गुरु गुरु को बहुत जरूर देखा जाता है, चाहे पत्नी के लिए देखा जाए चाहे पति के, लेकिन क्योंकि शुक्र भी वहां पत्नी के लिए जरूरी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब शादी का विचार करते करते सप्तम घर, तो सप्तम घर में कौन सी गिनती है? सप्तम घर में कौन सी गिनती? आपने उस गिनती को देख लिया, उस गिनती के स्वामी कौन है वो नोट कर लो। और उस घर में जो स्वामी लेंगे उनका प्लेसमेंट कहाँ है वो देख लो, किस नक्षत्र में बैठे हैं, या उनके नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा। शादी के लिए चंद्रमा देखे जाते हैं, गुरु देखे जाते हैं, शुक्र देखे जाते हैं, और उस भाव को देखा जाता है कितने नंबर की गिनती है, मतलब सप्तमेश देखे जाते हैं, सप्तम भाव में बैठे ग्रह देखे जाते हैं, और लग्न देखा जाए, क्योंकि सप्तम से सप्तम लग्न होता है। तो गुरु को यहाँ देखा जाता है, या शुक्र को यहाँ देखा जाता है। अब अगर सप्तमेश में गुरु या शुक्र की दशा अंतर दशा आती है, तो वो समय देखा जाता है, चंद्रमा देखा जाता है, और उस नक्षत्र में जो सप्तमेश के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है वो देखा जाता है। सप्तमेश के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होता वो पीरियड शादी का होता है। तो इसमें ये जो 5 सूत्र बताया, तो 5 में 1 या 2 कम से कम मिलना चाहिए, इसमें कम से कम 2 मिलना चाहिए, 1 से आप कंफर्म समय में नहीं आते। बताए नवल जी। गुरुजी जैसे आपने बताया सप्तम भाव जो शादी का ग्रह है वो घर है। और यदि सप्तम भाव में शुक्र और गुरु दोनों ही बैठे हों और लगन के अंदर बुध की कोई राशि हो, तो इसमें क्या विवाह के अंदर देरी के योग बनते हैं या समय पर शादी के योग? देखो गुरु थोड़ा सा विलंब कराते हैं शादी के, अगर गुरु की राशि भी सप्तम भाव में गुरु की राशि भी हो तो थोड़ा विलंब होता है, गुरु थोड़ा विलंब कराते हैं, ठीक है। लेकिन और भी ग्रह अगर उसमें बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, उसी में चंद्रमा बैठे हैं, या और किसी ग्रह की मंगल की दृष्टि इत्यादि पड़ रही चंद्रमा मंगल की, तो शीघ्र भी शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बुध है तो बुध का है क्या कि बुध का स्वभाव थोड़ा अलग है, जिस ग्रहों के साथ होते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो अब वो बुध भी देरी ही कराएंगे, बुध भी वहां देरी कराएंगे, लेकिन शुक्र है, शुक्र करते हैं कि शुक्र देरी नहीं कराएंगे। अब देखना पड़ेगा जातक है जातक और किस राशि में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, इस चीज का भी विचार करना पड़ेगा। किस उस राशिपति कहाँ है, मतलब सप्तमेश कहाँ है। आपने जैसे कहा कि शुक्र, मैंने गुरुजी कहा है कि सप्तमेश में शुक्र और गुरु दोनों। हाँ शुक्र और गुरु की युति है, दृष्टि पड़ रही है, मतलब लग्न में बुध होंगे तभी देख पाएंगे, क्योंकि बुध के पास एक ही दृष्टि है 7वें में, तो लग्न में बुध है, ठीक है। अब लेकिन उस सप्तमेश कौन है ये नहीं बताए आप, सप्तमेश कहाँ बैठे हैं? सप्तमेश 12वीं राशि होगी मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी जो है गुरु लग्न, शुक्र के साथ एक मिनट लग्न बताओ कौन सी लग्न है, कौन सी लग्न है? ये कन्या लग्न है। कन्या लग्न है, तो अब लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, बहुत बढ़िया, क्योंकि बुध जो है लग्नेश है, लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है। गुरु और शुक्र वहां पहले से विराजमान है,
तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर की राशि गुरु सप्तम में 12 नंबर की राशि है, गुरु वही बैठे सप्तम में ही है। ठीक है नवल जी? जी गुरुजी। सप्तम में ही है। अब ये तो ये सप्तम में ही है, तो गुरु में गुरु भी जब आएंगे तब भी शादी हो जाएगी, और गुरु में बुध आएंगे, ठीक है, गुरु में शुक्र आएंगे, तो ये पीरियड शादी के लिए हो जाएगा। ठीक है, या शुक्र में गुरु आ गए तब भी शादी का पीरियड्स होगा। जी गुरुजी। जी थोड़ा गुरु की राशियां होती तो विलंब। और एक चीज बता दूं, गुरु निसंदेह शुभ ग्रह है, लेकिन सप्तम भाव में अगर अकेले हो जाते हैं तो प्रायः ये अगर किसी ग्रह की दृष्टि न पड़े, चाहे क्रूर ग्रह ही हो, अगर उसकी दृष्टि पड़ जाती या युति है तब तो ठीक है, नहीं तो ये प्रायः दाम्पत्य जीवन बर्बाद ही कर देते हैं। तो इसमें गुरुजी साधु संत बनने के योग रहते हैं क्या? नहीं, होता क्या ना कि सप्तम भाव भोग विलास आयस आराम का घर है। अब वहां गुरु जाके अपने ज्ञान छाटेंगे, और वहां ज्ञान जो है भोग विलास के घर में ज्ञान नहीं चलता, तो ज्ञान की वजह से इनकी ज्ञान है, और उसकी वजह से यह दाम्पत्य जीवन टूटता तो नहीं, लेकिन ज्यादातर दाम्पत्य जीवन दुखी रहता है, मतभेद होगा। अभी अपनी ज्ञान करेंगे, घरवाली अपना वो करेगी, ये अपनी छाटेंगे, मतलब मतभेद होगा, दोनों की बनेगी नहीं, और वो यही समझेगी कि हमारा जीवन नरक हो गया। अच्छा, इनको एक वहां दोष भी लगता है, गुरु को केंद्राधिपति दोष लगता है। गुरु को शुभ ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह में गुरु है, तो वहां केंद्राधिपति केंद्र के घरों में इनको दोष लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर, और एक सूत्र और कहता, कारका भावनाश का, शादी के कारक होते हैं, और उसी में अगर अकेले हो जाए तो कारक जो है भाव का नाश कर देता। किसी चीज का कारक अगर उसी भाव में बैठ जाए तो ज्यादा ही नाश कर देता। किसी चीज पे अति हो जाए, कहा है अति सर्वत्र वर्जेते। अधिक खाना भी आप खा रहे हो ना, खाना शरीर के लिए निसंदेह बहुत बढ़िया होता है, लेकिन अधिक खाओगे तो पेट में कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। वही चीज होता कि गुरु इत्यादि शादी में जब ज्यादा वो करेंगे तो वो कारका धन भाव में बैठ जाए अकेले, तो धन को भी नष्ट करते हैं। चलो बहन जी, उषा बहन जी करना चाहते, बात करना चाहती, बोले। गुरु जी अगर केंद्र में ही बैठे, राशि में भी बैठे, तो भी ये बात होती है, और इसका उपाय भी जरा बताते जाइएगा। अगर केंद्र में बैठे या जिन भाव के कारक हैं गुरु, अगर अकेले बैठ गए हैं और उनपे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो निसंदेह ये सूत्र लागू होगा, कारका भाव नाश का। कारक जो है भाव का नाश करता, उस पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या कोई ग्रह है, तब ये बहुत बढ़िया शुभ फल देंगे। ठीक है, इनकी उपाय है गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें, गुरु के वस्तुओं का दान करें, इससे जो है गुरु से जो पीड़ा होती है उससे मुक्ति मिलती है। समझ गए आप? जी हाँ, गुरु के बीज मंत्रों का कई बार अगर मान लो गुरु और राहु युति है, तो या गुरु जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक फोन आ रहा था तो मैंने डिस्कनेक्ट किया उसको। कोई फोन बीच में आ जाता है ना तो आवाज बंद हो जाता है। तो उन ग्रहों के जो है जाप करने से उसके जो है दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। ठीक है, आजकल बड़ा रत्नों का वो चला है क्योंकि रत्न कुछ होता है तो लोग सलाह देते हैं रत्न पहन लो, आप फला इसके हो तो ये रत्न पहन लो, लेकिन रत्नों के लिए हम यही कहेंगे कि जब तक किसी ज्योतिषी से परामर्श न लो तब तक रत्न नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि आपके मान लो किसी ने कहा कि आप जो है
मिथुन राशि को पन्ना पहन लो। लेकिन देखो कि आपके जो मिथुन राशि को पन्ना पहनने की सलाह ज्योतिषी दे रही है, या जो रत्न बेच रहा है उसको तो अपना रत्न बेचना, वो आपको पन्ना की सलाह देगा। आपके बुध कहाँ है? बुध कहीं छठवें आठवें के स्वामी तो नहीं है। बुध की स्थिति क्या है? अगर वो छठवें आठवें में है और आपने पन्ना पहन लिया तो दिमागी टेंशन देंगे और स्किन संबंधित विकार बढ़ा देंगे, चर्म रोग बढ़ा देंगे। तो इन चीजों का भी विचार कर लो। हाँ, बुध से शुभ फल लेना है तो बुध की जड़ी बूटी या बुध बुध से क्या कहते हैं, बुध के बीज मंत्रों का प्रयोग करके आप ले सकते हैं। आप देखो, आपके अगर कोई बोला सूर्य, आप सिंह राशि के सूर्य के रत्न पहन लो, तो देखो कि सिंह राशि को तो ठीक है, लेकिन सिंह राशि कहाँ बनी है? ऐसा तो नहीं छठे में बनी है, आठवें में बनी है, या सिंह राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं? छठ, 6, 8, 12 में तो नहीं है। तो इन चीजों का विचार करके ही रत्न पहनना चाहिए। कभी भी सिर्फ राशि देख के जो है रत्न नहीं पहनना चाहिए। अपनी कुंडली का अवलोकन करा के, निसंदेह मान लो आपको धन की जरूरत है तो धन में बढ़ोतरी हो जाएगी, पद की जरूरत है पद बढ़ जाएगा, लेकिन उस संबंधित रोग भी दे देंगे। तो इन चीजों का, जैसे अंग्रेजी दवाओं खाने से पहले लोग साइड इफेक्ट की बात करते हैं, उसी प्रकार रत्न पहनने से पहले उसके साइड इफेक्ट पे भी एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए। इसीलिए बिना कुंडली देखे रत्न नहीं पहनना चाहिए। ठीक है? ठीक है जी। और किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? पर जी कोई बोलते हैं ये जो काला हकीक जो पकड़ आता है, कोई यूज कर सकता है? देखो, काला की पत्थर पत्थर या रत्न जो भी बेच रहा है उसका अपना व्यवसाय है, वो बढ़ा चढ़ा के बेचेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके वो ग्रह, जिस ग्रह के लिए आप पहन रहे हो, प्रभाव बढ़ा रहे हो, तो कहाँ कहाँ का स्वामी है। अगर वो मान लो एक राशि उसकी बढ़िया जगह है, एक राशि उसकी 6, 8, 12 में पड़ रही, तो प्रभाव तो दोनों देगा ना आपको। 6, 8, 6, 8, 12 का भी प्रभाव देगा, तो उस समय आपके उस ग्रह से संबंधित रोग बढ़ेंगे, कर्ज बढ़ेगा। तो इन चीजों का भी विचार करके ही रत्न पहनना चाहिए। ठीक है? कोई भी रत्न, मैं काला हकीक नहीं बोल रहा, कोई भी रत्न अगर आप पहन रहे हो, जिस ग्रह से संबंधित रत्न पहन रहे हैं, तो उनका प्रभाव कहाँ कहाँ है, इस चीज का भी ध्यान दें। नवल जी प्रश्न करें। गुरुजी, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, आप चौपाया पशु यानी कि दुधारू पशु बहुत रखते हैं लोग, तो उस चौपाए पशु के कौन से भाव से विचार किया जाता है? ये उसका व्यापार ठीक रहेगा और पालना ठीक रहेगा उसको, ये जानना चाहता हूँ जी। अच्छा, चौपाया पशु आपके लिए सूट है कि नहीं? तो अब है क्या कि ये धन भाव है, पशु भी एक धन है, तो आप दूसरा भाव ही देखें, धन भाव को। पशु भी धन है, पैतृक संपत्ति होती है ये, तो दूसरे भाव को विचार करें। ठीक है? दूसरे भाव से, पशु भी एक धन है, दूसरे भाव का विचार कर ले। जी गुरुजी, आजकल जो है पालतू में कुत्ते वगैरह भी पालने लगे हैं लोग और उसका व्यापार भी करते हैं, तो क्या उसका भी इसी भाव से विचार किया जाएगा? धन भाव ही हो गया आपका, धन भाव हो गया। ठीक है? चूंकि पशु भी धन है, तो उसको धन भाव से, या अगर आप उसको व्यवसाय में ले रहे हो तो कर्म भाव से, दशम भाव से भी। अगर आप उसका व्यवसाय कर रहे हैं ना, खरीद बेच रहे हैं, तो दशम भाव को ले लीजिए। ठीक है? ठीक है गुरुजी। गुरुजी। हाँ, अगर व्यवसाय कर, कोई भी व्यवसाय कर रहे हो आप, तेल का कर रहे हो, कोयले के कर रहे हो, लकड़ी के कर रहे हो, तो दशम भाव से उसका विचार, दशम भाव में स्थित ग्रह या उससे। और किसी का कोई प्रश्न?
2 भाव हम लोग बच चुके थे खेत। हाँ, नवल्ली प्रश्न करें। गुरुजी जैसे भूमि भवन वाहन चौथे भाव से जिनके बारे में जाना जाता है, तो भूमि जैसे वाहन के आजकल बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के केस हो रहे हैं, तो ऐसे में चौथे और आठवें से ही विचार करेंगे या और कोई भाव भी इसमें देखा जाएगा? एक्सीडेंट अलग चीज है, भूमि भवन वाहन तो सुख में आ गया। भूमि भवन वाहन सुख में आ गया। अब एक्सीडेंट की जो विचार होता है, एक्सीडेंट का जो विचार होता है 8वें भाव से, आकस्मिक गोपनीय ज्ञान, ये 8वें भाव से होता है। अब जो आप कार खरीद रहे हो उसका एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, इस पे विचार करते हो तो कार वाले भाव को जब खरीद रहे हो तो उस समय की दशा होकर के लग्न बना के उससे 8वां देख लो, ठीक है। लेकिन एक्सीडेंट का भाव जो आकस्मिकता का कार भाव, आकस्मिक विद्याओं का भाव, गोपनीय विद्याओं का गोपनीय घर जो होता 8वां घर होता है। तो 8वें घर से एक्सीडेंट इत्यादि का विचार किया जाता है। जैसे एक्सीडेंट के कारक मंगल है, राहु है, केतु है, ये आकस्मिकता के ग्रह है। शनि हो जाता है तो शनि 20 पॉइजन इत्यादि, लेकिन 8वें घर में अगर शनि होते हैं तो मृत्यु से थोड़ा विच्छेद करा, क्योंकि विच्छेदात्मक ग्रह है ना, तो मृत्यु से थोड़ा विच्छेद, उम्र वहां थोड़ा लंबी कर देते हैं। लेकिन जिनके शनि 8वें में होते हैं उनको आजीविका के लिए मेहनत भी बढ़ा देते हैं, उनको आजीविका के लिए मेहनत थोड़ा अधिक करना पड़ता है अन्य लोगों की अपेक्षा। गुरुजी से प्रश्न करें आठवें नवल। भाव में केतु आ जाए तो एक्सीडेंट के कारकों को कम करेंगे या बढ़ाएंगे? चलो बढ़िया। अगर केतु आ गए 8वें भाव में, अब 8वें भाव में अगर मंगल की राशि है तो मंगल के घर में केतु बैठे हैं, हाँ, कुजवत फल देते हैं। अब मंगल चोट चपाट खून जनित दिक्कतें देता है। अब चूंकि केतु होंगे तो केतु के ठीक 7वें, कहा दूसरे भाव में कौन होगा, राहु होगा। राहु होगा जी, राहु। अब वहां देखना पड़ेगा, अगर कहीं मंगल का संबंध बन गया तो एक्सीडेंट तो निश्चित हो जाएगा, खून संबंधित दिक्कतें जरूर हो जाएगी, ठीक है। खून, क्योंकि अब केतु करेंगे क्या, अगर मंगल का संबंध नहीं बना, मंगल की राशि नहीं है, तो केतु करते क्या, केतु वहां देंगे क्या, एक तो आकस्मिक धन जरूर देंगे जीवन में एक बार, आकस्मिक धन जरूर देंगे जीवन में एक बार। लेकिन गुदा रोग, गुप्तांगों गुदा रोग केतु देते हैं, जैसे पाइल्स हो गए या बुध इत्यादि के संबंध में आ गए, बुध इत्यादि की दृष्टि पड़ी तो स्किन संबंधित विकार भी केतु दे देंगे। चर्म रोग, वहां पे चर्म रोग भी केतु दे देते हैं, स्किन संबंधित विकार। और किसी ग्रह से चंद्रमा इत्यादि से संबंध में आ गए तो नसों में ब्लॉकेज इत्यादि की समस्या। जिस राशि, क्योंकि केतु करते क्या, जिस राशि में बैठते ना उस राशि का स्वरूप धारण कर लेते हैं। और कई बार, हाँ, वहां आपके कई विद्याओं में तो माहिर कर देंगे, राहु केतु का प्रभाव पड़ेगा, कई विद्याओं में माहिर कर देंगे। लेकिन वो अपने संबंध रोग, तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि के माने में कई बार वही में धन गंवा देते हैं, कई बार उसी से कमाई करवा देते हैं। इस प्रकार का भी केतु कर देते हैं। बोले नवल जी। गुरुजी तो वाहन खरीदते समय समय जो है चौथे भाव पर ही विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, और व्यापार आदि का है तो धन भाव पर, जैसे पशु व्यापार बताया आपने। अगर चौपाया रखना है तो वो भी स्थायी संपत्ति में चौथा भाव हो गया है। और जैसे मृत्यु का ये रोग का कारक 6 और 8 दोनों घर होते हैं, तो एक्सीडेंट का कारक भी जो है 8वां घर ही माना जाता है क्या? जी, 8वां 12वें घर में जिनकी दृष्टि पर ग्रह होते हैं तो उनकी भी दृष्टियां पड़ती हैं, या दूसरे घर में भी जो ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि 8वें पड़ती है।
तो इसलिए अगर एक्सीडेंट इत्यादि की विचार करते तो इन ग्रहों को भी हम देखते हैं। ठीक है गुरुजी, ये जैसे आपने बताया मंगल केतु कुजवत फल, मंगल और राहु का संपर्क जहाँ हुआ, मंगल और राहु का संपर्क, कुजवत फल, गुरुवत दृष्टि। नहीं, ये तो केतु का है, केतु का है। लेकिन राहु का शनिवत फल होता है। राहु का शनिवत फल होता है। राहु और मंगल का जहां भी संबंध होता है वहां अंगारक योग बोला जाता है। अगर युति हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए तो यह अंगारक योग होता है। एक्सीडेंट की प्रबल संभावना होती है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। हाँ, ऐसे में राहु और राहु जो है शनिवत फल और शनिवत दृष्टि। शनि नहीं, दृष्टि तो उसकी गुरुवत है। गुरु जैसे क्या कहते हैं, 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं, जहां बैठते हैं वहां 5वां घर, 7वां घर, 9वां घर। तो राहु केतु भी वैसे देखते हैं। दृष्टि तो गुरुवत है, लेकिन फल शनिवत दे रहे हैं, शनि की तरह फल दे रहे हैं। ठीक है गुरुजी, ऐसा माना जाता है कि केतु मंगल की तरह फल देंगे और शनि राहु की तरह, राहु शनि की तरह फल देंगे। हाँ, राहु थोड़ा हर चीज में विलंब करा देते हैं, कई चीजों से विच्छेद करा देते हैं। और ये कहते हैं क्या, केतु कहते हैं कि आकस्मिकता करा देते हैं। कोई चीज आकस्मिक करा देते हैं, पता ही नहीं चल पाता जो चीज। चूंकि राहु केतु की दृष्टियां में आपस में संबंध होता है, इसलिए लोग राहु को भी मानते हैं आकस्मिकता, लेकिन आकस्मिकता सबसे ज्यादा केतु करते हैं। केतु जो है हर एक चीज में आकस्मिक कर देते हैं और उतावला स्वभाव भी कर देते हैं। हाँ, मंगल के कुजवत है ना, मंगल करता क्या कि विलंब नहीं करता। मंगल में धैर्यहीनता होती है, वो काम केतु कर देते हैं, इसीलिए। अच्छा, जब मंगल और राहु का संबंध होता तो अगर विशेषकर 8वें घर में हो गया, ठीक है, तो अब ये निश्चित समझ लो कैसे जातक की मृत्यु जो है ज्यादातर एक्सीडेंट में ही होती है। अगर ठीक है, नहीं तो और भी ग्रह अगर कहीं तो गुरु इत्यादि का, शुक्र का दृष्टि पड़ रही है तब तो एक्सीडेंट होगा फिर भी, लेकिन वहां बच जाता है। ठीक है, शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ रही तो वहां बच जाता है, लेकिन एक्सीडेंट तो जरूर करा देते हैं। राहु अगर 8वें घर में राहु और मंगल का संबंध बन गया, ठीक है, जैसे भी, ठीक है तो गुरुजी, यहाँ पर आकस्मिक मृत्यु का योग भी बनाता है 8वां भाव। 8वां भाव है क्या? 8वां घर ही मृत्यु का है। आयु की जब विचार करते हैं ना, तो 8वां घर ही इसको मृत्यु का घर ही कहते हैं। तो वहां पे अगर संबंध इनका आपसी बन जाता है मंगल का, तो मंगल कहते हैं क्या, मंगल और राहु ये एक्सीडेंट योग बना ही देते हैं। ठीक है, जीवन में एक बार एक्सीडेंट तो होता ही है। कई बार लोगों को गोली इत्यादि लग जाती है, बिजली से या अग्नि से, क्योंकि मंगल आग का है, या गाड़ियों से एक्सीडेंट, गाड़ी भी आग भी लेके चलती हैं, तो ये कारण बन जाते हैं। ठीक है, शुभम जी प्रश्न करें। शुभम जी प्रश्न करें। चलो, शुभम जी नहीं बोल रहे हैं। उषा बहन प्रश्न करें। जी गुरुजी, हाँ, ये कह रहे थे अगर भी मंगल रहेंगे तो अष्टम में दृष्टि पड़ेगी तो भी ऐसा योग मतलब दुर्योग बनेगा एक्सीडेंट का। और मान लीजिए जिसके मंगल राहु अष्टम में है या लगन में है, दृष्टि भी पड़ी है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या गाड़ी चलाने के लिए मना कर देना चाहिए? प्रश्न नहीं समझ पाए बहन जी, फिर से बोले। गुरु जी, हम ये कह रहे हैं जैसे आप बोल रहे हैं कि मंगल और राहु जिसे अंगारक योग अष्टम भाव में बन रहा है, ठीक है, और लगन में भी मंगल है तो उनकी दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी।
तो एक्सीडेंट का योग बनेगा, तो ऐसे व्यक्ति को बाइक मतलब गाड़ी चलाने के लिए मना कर देना चाहिए। नहीं नहीं, गाड़ी से कोई एक्सीडेंट गाड़ी से नहीं होता। एक्सीडेंट कैसे भी हो सकता है, जैसे मान लो अगर लड़ाई झगड़ा हुई तो गोली लग जाना, या और किसी से बिजली के करंट लग जाना, वहां कहाँ आप गाड़ी मना करोगे। एक्सीडेंट का योग मतलब आकस्मिक, एक्सीडेंट का मतलब ही होता आकस्मिकता। आकस्मिकता। हाँ, बिजली बिजली से पानी में डूबने से मृत्यु हो सकती है, किसी भी तरह से अचानक कोई मृत्यु होती है, वो एक्सीडेंट माना जाएगा। तो यहाँ नहीं, यहाँ जो अगर मंगल और राहु की बन रही तो पानी से नहीं होगा। ऐसे जातक की मृत्यु जो है ना, आग्नेय शस्त्र से। हाँ, अग्नेय चीजों से, अग्नेय क्योंकि तो मंगल है अग्नि। और अब वहाँ जो राशि बन रही है उस राशि का भी विचार किया जाता है। मैंने एक दो कुंडली मृत लोगों को देखा। एक हमारे रिश्तेदार की जो है कुंडली थी तो उनमें शुक्र की राशि बनी थी, जो अष्टम भाव था शुक्र की राशि थी, और राहु और मंगल का परस्पर दृष्टि संबंध था। तो जैसे राहु में मंगल आए उसी समय में एक्सीडेंट हुआ। तो अब शुक्र से होता है पेशाब संबंधित चीजें। शुक्र हमने उस दिन बताया था कि अगर शुक्र है या शुक्र की राशि है तो ये समझ लो ऐसे जातक की मृत्यु जो है पेशाब संबंधी रोग से होगा। तो उस समय जानते हो क्या हुआ था एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट में उनका पेशाब नहीं हो रहा था। उनको पेशाब लग रही, पेशाब उनकी निकल नहीं रही थी, और वो बार बार बोल रहे थे हम पेशाब नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद तो फिर हमने कहा देखो यहाँ ये भी बात सही हो गई कि पेशाब संबंधी रोग से भी या पेशाब संबंधी दिक्कत है, एक्सीडेंट भी हुआ, तो ये चीजें जो है ग्रहों का जो वो होता है ये पूरा करते हैं। तो कभी भी जब कुंडली का अध्ययन करते हैं आप लोग, तो अन्य कुंडलियों का भी, जो जैसे आपने हमसे कोई सूत्र पढ़ा या और कहीं पढ़े, तो किसी और अपनी कुंडली पे अनुभव करो, और किसी कुंडलियों पे दो चार कुंडली, मान लो मृत्यु के विषय में आपने पढ़ा तो किसी अन्य लोगों की जो कुंडली होती है उनको ले, और जो मरे हुए लोग हैं उनको देखो कि कैसे मृत्यु हुई, क्या क्या कारण था, कब हुआ, कैसे समय में हुआ। इन चीजों पे जब तक आप लोग अनुभव नहीं करोगे ना, बार बार रिसर्च, ज्योतिष एक रिसर्च का विषय है, तो ये जरूरी हो जाता है। चलते 9:15 हो गया, और आज वैसे भी चतुर्दशी थी, क्लास करने का मूड नहीं था, लेकिन आप लोगों का प्यार और प्रश्नों में तो क्लास हो गया। कल क्या करोगे, कल होली खेलोगे या क्लास करोगे आप लोग? कल होली खेलेंगे। अच्छा, तो जिनको होली खेलना है कल वो होली खेल लेंगे, जिनको क्लास करना होगा वो लोग क्लास कर लेंगे। कोई कथा उठा कहो तो कल हम कर लेते हैं, ताकि किसी के क्लास का भी ना नुकसान हो और अपना काम भी चल जाए। सुरेंद्र जी बताएंगे कल क्या किया जाए। नवल जी बोल रहे हैं, बोलिए नवल जी। गुरुजी, कक्षा थोड़ी निरंतर चलती रहे तो अच्छा है, और इसके साथ साथ में जो मित्र होली मनाना चाहते हैं वो होली में उसका आनंद लें, और हम कक्षा में आगे का कोई विषय न करके पीछे का ही रिवीजन कार्य करेंगे। चलो, बड़ा बड़ा बढ़िया 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 सलाह है कि हम आगे चीजें मान लो सीखते जा रहे हैं और पीछे की चीजें बची जा रही तो अच्छा नहीं है। तो पीछे की क्लास रिवीजन करेंगे और कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अभी दिक्कत अपने सामने है कि चतुर्दशी अमावस्या इत्यादि तिथियों को वेदांग का अध्ययन नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हम इस पे प्रश्न वगैरह ले लेंगे। सुरेंद्र जी बोले। गुरुजी, आज के पंचांग में तो पूर्णिमा दिखा रहा है गुरुजी। जी जी, पूर्णिमा है, लेकिन चतुर्दशी भी थी ना अभी शाम तक।
हेलो, चतुर्दशी कितने बजे तक थी? अच्छा, कल थी चतुर्दशी, ठीक है। जी जी गुरुजी, जी कल जी थी गुरुजी, आज। कल चतुर्दशी थी, ठीक है। आज जो है वो किसी ने एक दिन पूछा भी था कि परवा हो जाएगा, तो होली जो परवा को ही मनाते हैं एक्चुअली, जो पूर्णमासी की रात। तो कल कल हम परवा हो जाएगा ना सुरेंद्र जी? जी गुरुजी। हाँ, हाँ, कल परवा तिथि होगी। गुरुजी होली तो आज ही है। हाँ, होली आज है। और आज ही होलिका दहन है। नहीं तो कल परवा तिथि फगुआ मानी जाएगी ना, परवा हाँ तिथि। जी। हाँ, जी जी सुरेंद्र जी, कल 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 जी गुरुजी। परवा होगा, वेद वेदांग का आप अध्ययन करेंगे? जी कल भी वेद वेदांग का अध्याय नहीं होता है गुरुजी। जी, चलो कोई नहीं, प्रश्न लेंगे, पूर्व चीजें को पढ़ेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो कोई वो कर लेंगे, क्योंकि काफी लोग कल होली खेलेंगे, ठीक है। तो जिनके पास समय होगा फिर भी क्लास चलेगी और प्रश्न चलेगा, समझाने का प्रयास करेंगे। आज तो मैं एक्चुअली लेटा रहा, आपसे सही बताऊं, मेरे ध्यान ही नहीं था, मैं लेटा ही रहा, लेटने वाले कपड़ों में ही रहा। जब मैंने देखा 8:15 है ना, और मैं फेसबुक चला रहा था लेटे लेटे, जब देखा 8:15 हो गए, तब मैंने ज्वाइन किया, कुछ तैयारी भी नहीं थी। तो कल मैं बोर्ड वगैरह लेके आप लोगों को ठीक से कथा कहेंगे तो कथा भी पढ़ाएंगे, और कुछ और कहेंगे तो प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो नॉलेज प्रश्न कर लीजिए, फिर गुरुजी जी प्रथमा को और अष्टमी को चतुर्दशी पूर्णिमा, इनको कक्षाएं नहीं होंगी। जी जी, ठीक है गुरुजी। ठीक है, कहेंगे तो कथा वथा सुना देंगे, नहीं तो आप लोगों का प्रश्न हम करेंगे, कुछ होली पे ही बातचीत होगी। तो सुरेंद्र जी, हम चाहते हैं कि अब जो है कक्षा को विराम दिया जाए शांति पाठ के साथ। हर हर महादेव। जी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपके नंबर पे कुंडली भेजे हुए हैं, थोड़ा उनको देख लीजिएगा कि उस जातक की शादी कब होगी। जी गुरुजी तो लेफ्ट हो गए, गुरुजी से पर्सनली संपर्क कर लीजिएगा। नवल भैया जी कब कब बताए हैं क्लास नहीं होती है? एकम को, पूर्णिमा को और अष्टमी को। चतुर्दशी अष्टमी। को भी। जी चतुर्दशी अमावस्या प्रतिपदा को कक्षा नहीं होती है। अच्छा, प्रतिपदा, अमावस्या और पूर्णिमा अष्टमी। नहीं, अष्टमी अष्टमी। अष्टमी। जी हाँ हाँ, समझ रहे पूर्णिमा को हैं। कक्षा हो जाती है, गुरुजी ऐसा बोलते हैं कि पूर्णिमा को कक्षा हो जाती है, पर यह है कि जब पूर्ण मतलब 15 तिथि होगी या एक तिथि होगी 0 से होगी, यानी अमावस्या जी होगी, तो उस दिन कक्षा नहीं होती है। जी हाँ, अमावस्या मतलब पितरों का हो जाता है, प्रतिपदा को बोलते हैं एकम से कोई भी शुभ मतलब अच्छा नहीं होता है करने के लिए। अष्टमी का नहीं बता सकते हैं। गुण